हकीकी सूफी होते नहीं हैं। तो क्या इस तरह वो करें, लोग करें, इस तरह बने अगर अंदर से नहीं है, फरमाया बन जाएं। फिर आपने मिसाल दी कि लश्कर में सारे सिपाही बहादुर नहीं होते, चंद बहादुरों की वजह से फतह होती है, सारे लश्कर का नाम आ जाता है। अल्लाह सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फरमाया सारे, क्या अच्छी मिसाल दी, बहुत आला, क्या अच्छी मिसाल। सुभान अल्लाह। इरशाद फरमाया कि सारे सूफी नहीं होते हैं, लेकिन कुछ जब सूफियों का नाम आएगा ना, और यानी कि सब बख्शिश का होगा, तो बस फिर वो उसी में रब तबारक व तआला की रहमत जो है ना, एक सुहबत का बड़ा असर होता है जी, ख़ास तौर पे नौजवानी में, लड़कपन में। अगर अच्छे साथी मिल जाएं तो आपको एक अच्छे रास्ते पे लेके चल पड़ते हैं, अगर बुरे मिल जाएं तो बुरे रास्ते पे भटका देते हैं जी। उस वक़्त जहन कच्चा होता है, समझ नहीं आती बंदे को, जैसा आदमी कोई मिल जाता है वैसा ही उसके साथ बंदा चल पड़ता है। तो ये अल्लाह ताला का खुसूसी करम होता है, किसी की ख़ास मेहरबानी होती है कि आपको अच्छे साथी मिल जाएं। सोहबत का असर ताउम्र रहता है। अल्लाह सुभान। अगर आपको किसी अच्छे आदमी की सोहबत में बैठने का मौका मिल जाए, किसी अच्छे आदमी, तो वो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक फरमान भी तो है कि लोहार के पास मत बैठो, अतार के पास बैठो जी। ये असल में तो मिसाल यही है कि बुरे के पास ना बैठो, अच्छे के पास बैठो। तो अतार अगर आपको कुछ नहीं देगा तो वहाँ आपको खुशबू तो आती रहेगी, हो सकता है वो आपको कुछ हदिया भी कर दे। तो ये हमारे लिए ये हुक्म समझें, ये हुक्म है कि हम नेक लोगों की सोबत अख्तियार करें। मैं आपको फ्रैंकली बताऊं कि हमारा लड़कपन, हमारी जवानी इंतहाई लापरवाही की गुजरी। हमें कोई दिलचस्पी दीन के साथ और कोई हमें दिलचस्पी औलिया इकराम के साथ नहीं थी। दिलचस्प बात है कि हमारे घर पे औलिया इकराम आया करते थे, हमारे घर पे औलिया इकराम थे, हमारे अपने अजीज़ो कारब में, बड़े करीबी अजीज़ो कारब में। तो मेरे वाले साहब इंतहाई इबादत गुजार, मैं जो इंतहाई इबादत गुजार का लफ्ज़ कह रहा हूँ, तो मेरी ख्वाहिश है कि मैं सिर्फ एक दिन उतनी इबादत करूँ जितनी वो रोज़ाना करते थे। मैं नहीं कर सकता। तो उसके बावजूद हम बड़े केयरलेस थे, खलंडरे थे। वो होटलबाजी हो रही है, फिल्में देख रहे हैं, इधर जा रहे हैं, उधर जा रहे हैं, फलानी पिकनिक पे चलो, फलानी जगह चलो, दूसरे मुल्कों में जा रहे हैं कि जी चलो तफरीह करके आते हैं। अल्लाह ने करम फरमाया, हमारे ही किसी बुजुर्ग की दुआ थी कि हम आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता, मेरे वाले साहब की मुझसे जो ख्वाहिश थी दो, वो ये थी कि एक मैं सिगरेट ना पीऊँ, दूसरा मैं नमाजी हो जाऊँ। अच्छा, वो मुझे मुसलसल कहते रहते थे। वो पता नहीं है आप में से किसी ने मुझे उस ज़माने में देखा या नहीं देखा, मैं शलवार कमीज़ पहनना बायस तौहीन समझता था। एक तस्वीर देखी थी मैंने। तो वो किसी की मेहरबानी से आहिस्ता आहिस्ता अच्छे लोगों की सोबत मिलनी शुरू हो गई, तब्दीलियाँ आनी शुरू हो गई। मैंने सिगरेट छोड़ दिए, मैंने नमाज़ पढ़नी शुरू कर दी। मेरे वाले साहब की ज़िंदगी में मैं रेगुलर नमाजी हो गया और वो बहुत खुश थे। और जब वाले साहब की वफ़ात हुई तब मैं हज की तैयारी कर रहा था। तो आप अंदाज़ा लगाएं, वो मेरे बाप की खुशी जो है वो छुपाए नहीं छुपती थी कि मेरा बेटा हज पे जा रहा है। अब ये आपको बता दूं कि हमारे ख़ानदान में, हमारा एक एवरेज मिडिल क्लास ख़ानदान है, उसमें सबसे पहले हमारे बुज़ुर्गों में से मेरे वाले साहब ने हज किया। और वो हज भी उन्होंने इस तरह किया कि उन्होंने कोई दरख्वास्त नहीं दी, वहाँ से बुलावा आया और वो चले गए और 3 महीने वहाँ रहे। और वो एक शाहाना बंदोबस्त था उनके लिए।
कभी मैं आपको ये कहानी सुनाऊंगा। उनका एक शागिर्द था नौजवान, जिसकी ज़िंदगी बनाने में उन्होंने बहुत ज़्यादा किरदार अदा किया था वालिद साहब ने। उसका वालिद मेरे वालिद का दोस्त था। उसका वालिद उसको मैट्रिक के बाद पढ़ने नहीं दे रहा था। मेरे वालिद कहने लगे कि नहीं, ये बच्चा पढ़ने वाला, मैंने इसको पढ़ाना। उन्होंने अपने खर्चे पे उसको FSC करवाई, इंजीनियरिंग करवाई, और जब वो इंजीनियर बन गया तो उसको मतलब यहाँ बाबला में वो मुलाजिम हो गया। ऐसा दिलचस्प बात है कि मैट्रिक में उसने टॉप किया पूरे सूबे में, FSC में उसने पूरे सूबे में टॉप किया, इंजीनियरिंग में उसने पूरे सूबे में टॉप किया। इंतहाई इंटेलिजेंट बच्चा, मुनीर उसका नाम था। यहाँ उसको नौकरी मिल गई। 2 साल उसने यहाँ नौकरी की। कहीं एक इश्तहार देखा कि अमेरिकन कॉलेज बैरूत में MS इंजीनियरिंग के लिए वज़ाइफ अवेलेबल है। उसने अप्लाई किया, उसका जो रिकॉर्ड था उसके फ़ौरन उसको दाखिला मिल गया। वहाँ सारी दुनिया के सिलेक्टेड स्टूडेंट आते थे, वहाँ भी उसने टॉप किया। सऊदी अरब ने खुद उसको ऑफ़र की कि आप हमारे पास आ जाएं। ये मैं बात कर रहा हूँ 60s की। सऊदी अरब ने ऑफ़र किया कि हमारे पास आ जाएं, 20,000 रियाल पर मंथ तनख्वाह देंगे। उस वक्त वो वहाँ चला गया तो वो तकरीबन 30 साल नहीं 40 साल सऊदी अरब में रहा, और वहाँ उनका चीफ इंजीनियर था। और एंड में ये था कि वो सिर्फ जो फॉरेन से कॉन्ट्रैक्ट्स होते थे ना, वो साइन करता था और चेक करता था। यानी वो जो फील्ड के काम है वो ख़त्म हो गए। तो वो वालिद साहब ने उसको जो पढ़ाया था और जो उस पर इन्वेस्टमेंट की थी, तो उसने एक दिन हज में कोई 10 दिन रहते थे तो उसका लेटर आया। उस ज़माने में ख़तों किताबत होती थी। ये बात है 74 की जी। उसका एक ख़त आया कि जी मैंने आपका वीज़ा भेज दिया, अपने वालिदैन का वीज़ा भेज दिया। मुझे पता है मेरा बाप नहीं आएगा और मेरी माँ मेरे बाप के बगैर आ नहीं सकती, तो आप ही हैं जो उनको लेके आएंगे, तो आप भी आए और उनको भी लेके आए। वाह वाह वाह। 10 दिन में पता नहीं किस तरह हमने उनके सारा अरेंजमेंट किया, आखिरी फ्लाइट में उनको चढ़ा दिया। वाह। और उसके लिए हमने बहुत से झूठ भी बोले और बहुत सी बेईमानियाँ भी की, मैं आज तस्लीम करता हूँ। हज के लिए उस ज़माने में एक वो था, लाजिम था कि एक फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट से करैक्टर सर्टिफिकेट लिया जाए कि जिनका करैक्टर ठीक है। भाई हज करने जो जा रहा है उसका करैक्टर ठीक ही होगा। लेकिन ये एक फॉर्मेलिटी उस दौर की। अब हम कराची में थे, उधर मैं गया था उनके सारी अरेंजमेंट करने के लिए, तो वो अब कोई भी करने को तैयार नहीं कि हम तो नहीं जानते जी। फिर हमने 50 रुपये मजिस्ट्रेट को दिए तो उसने फौरन स्टैंप भी लगा दी, साइन भी कर दी। तो वो वहाँ ट्रैक्टर खराब करके उसे ठीक किया। वो खैर हमने उनको भिजवा दिया। अब उस नौजवान ने क्या किया कि उसने खुद एहराम बांधा। उसके पास एक बहुत बड़ी क्राइसलर गाड़ी थी, वो खुद ही उनको हरम ले जाता था, वहीं नमाजें पढ़वाता था, खुद ही मिना ले गया, वहाँ पूरा हज करवा के उस बाद अपनी ही गाड़ी में मदीना ले गया, वहाँ मदीना में 10 दिन क़याम किया, फिर वापस आया, जद्दा अपने घर ले गया, कहने लगा बस अब आप यहाँ आ जाए, अभी आपने जाना नहीं है जब तक, अब हम यहाँ इंतज़ार कर रहे हैं कि हज हो गया, हाजी साहब कब आएंगे, हाजी साहब कब आएंगे। वो मैंने महीना इंतज़ार किया, उसके बाद मैंने मकरान जाना था, मैं मकरान चला गया। मैं मकरान में था तो पता चला कि जी वालिद साहब कल आ रहे हैं, तो मैं तो नहीं पहुँच सकता था, बहरहाल वो तशरीफ़ ले। तो वो वाकई वो बुलावा था। तो मैं जब गया वहाँ उनका वीज़ा लेने के लिए, तो वो जो कॉन्सुलेट था कहने लगा ये विजिट वीज़ा है, हज के बाद आ जाना, दे देंगे। वो बीमार था और अपने घर में था, मैं उसके घर चला गया, वहाँ वो मुझे ये कहने लगा, मैंने उसको कहा, मैंने कहा कि आप मुझे एक बात बताएं कि हज का मौसम है, वो वहाँ जा रहे हैं, अगर वो हज कर लेंगे तो आपको क्या तकलीफ? अच्छा, अंग्रेज़ी में बातचीत होती थी, मुझे अरबी नहीं आती, उसको उर्दू नहीं आती, अंग्रेज़ी में बातचीत, थोड़ी देर बाद जो है ना वो बंदा एग्री हो गया, कहने लगा ठीक है मैं वीज़ा दे देता।
वीज़ा भी दे दिया। कोई सूरत नहीं थी कि हमें फ़्लाइट में टिकट मिल जाती, लेकिन वो मुनीर का एक भाई इंजीनियर था, उसने क्या किया कि उस ज़माने में किसी किसी को कंप्यूटर आता था, उसने अपने कंप्यूटर पे बैठ के पीआई के कंप्यूटर में सीटें रिजर्व कर दी। वो ओपन टिकट तो हमने लिए हुए थे वीज़े के लिए, ज़रूरी था कि ओपन टिकट ले लें। उसने वो टिकट नंबर दे के उसमें रजिस्ट्रेशन। अच्छा, वो ऐसे कि वो कैरी होता होता, अब सबसे आखिरी तमाशा जो हुआ ना, वो वाकई वाले साहब कोयटा में, अगले दिन सुबह 11 बजे फ़्लाइट। वीज़ा उस वक़्त हुआ एक दिन पहले, तो इनको कहा कि जी आप आएँ ना। फ़्लाइट ट्रेन यहाँ से निकल गई थी, तो मैंने कहा जी टैक्सी लें और आ जाएं। और उस ज़माने में ये कराची वाला रास्ता ये नहीं सारा खराब था, सक्खर के जरिए इस तरफ से जाना, शिकारपुर सक्खर। मैंने कहा जैसे उन्होंने टैक्सी वाले से बात की, बात ही कोई नहीं, मैं आपको ये ट्रेन जो गई है ये मैं कैच करवा देता हूँ। उसने उनको बिठाया और सिब्बी में जाके ट्रेन को पकड़ लिया और उनको ट्रेन में बिठा दिया। अब हम वहाँ ऑपरेशन रूम में बैठे ना, वहाँ हमने एक ऑपरेशन रूम बनाया हुआ था, वहाँ सोच रहे हैं कि भाई 11 बजे फ़्लाइट है, 10 बजे ट्रेन पहुँचती है, 1 घंटा लेट हो गई तो काम ख़त्म। और अगर 10 बजे भी पहुँच जाती है तो 1 घंटा हमको फॉर्मेलिटीज़ वहाँ एयरपोर्ट पे तो वो 3 घंटे पहले बुलवाते हैं, तो क्या किया जाए इसको समझ नहीं आई। अच्छा, बाकी फॉर्मेलिटीज़ हमने सारी पूरी कर ली थी, वो टीका लगवाना वो मैंने लगवा लिया सर्टिफिकेट बनवा लिया। तो वो हमने फिर एक प्लान किया, हमने ये किया कि हमने 2 नौजवान मुनीर के भाई, वो माशाल्लाह 6 भाई थे, बाद में एक इंजीनियर बना तो 6 के 6 इंजीनियर बने, वो उनको सपोर्ट करता था, हर एक को उसने इंजीनियर बनाया माशाल्लाह, सब बहुत आला दर्जे पे हैं इस वक्त। तो हमने उनमें से 2 भाइयों को कहा कि तुम चले जाओ सिंध यूनिवर्सिटी स्टेशन, वहाँ जाके बैठ जाओ, कोयटा से ट्रेन आए तो तुमने उनको उतार लेना और वहाँ से टैक्सी में बिठा के ले आना, तो इस तरह 2 घंटे सेव हो जाएंगे, बचत हो जाएगी, और ये भी ख़तरा टल जाएगा कि ट्रेन लेट हो गई। तो ट्रेन आमतौर पे लेट जो है कराची के नज़दीक जाके ही होती है। खैर जी, वो चले गए, रात को कंबल ले के वो वहाँ पहुँच गए, वहाँ रात बैठे रहे। जब सुबह ट्रेन आई तो वो उन्होंने वहाँ से उनको अच्छा, वो सब सामान फैला के बैठे हैं, मज़े से सोए हुए हैं, उनको क्या पता कि हमको यहाँ उतारना है, क्योंकि ये मोबाइल का ज़माना नहीं था। खैर जी, इन्होंने जल्दी जल्दी सामान पैक करवाया, उनको उतरवाया, वहाँ से टैक्सी ली और 2 घंटे पहले वो घर पहुँचे। उनके घर पहुँचने से 10 मिनट पहले वहाँ से मैसेज आया कि फ़्लाइट डिले हो गई है अब शाम 4 बजे जाएगी। तो हमने उनको कहा कि जी अब आप नाश्ता करें, अब आप आराम करें। फिर हमने उनको 2 घंटे पहले एयरपोर्ट पे पहुंचाया और जब वो चले गए तो हम वहाँ से निकले सारे, वो 5 भाई उसकी और मैं, हम आके एक होटल में बैठे और हम एक दूसरे की तरफ देखें और हंसते जाएं, ये हो कैसे गया। आप यकीन करें कि नामुमकिनात में से